नमस्ते मित्रों, आज हम लोग संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है, कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे वो प्रश्न छूट जाते हैं, जिससे वह एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में थोड़ा सा अंतर क्या होता है। तो यहां हम देखते हैं कि ये मौलिक अधिकार है, इसे हम मानते हैं कि मौलिक अधिकार है। और इसके तरफ अगर हम ये खींच दें तो ये है हमारा डीपीएसपी। कहने का मतलब क्या है? सीधा सा कहने का मतलब ये है कि वे अधिकार जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और जीवन के बाद जो हमें अधिकार मिल सकते हैं जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, वे अधिकार डीपीएसपी कहलाते हैं। फिर से हम इस बात को समझते हैं कि हम जिस परिवार में जन्म ले लिए, वहां भोजन पाने का हमारा अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है। लेकिन भोजन में क्या मिलेगा, यह डीपीएसपी है। जैसे कि भोजन हो सकता है कि रोटी सब्जी हो, चावल दाल रोटी सब्जी हो, घर के सामर्थ्य स्थिति के अनुसार, और हो सकता है कि भोजन बहुत छप्पनों भोग लगा हो। सीधी सी बात है। तो डीपीएसपी राज्य के शक्ति पर निर्भर करता है, सामर्थ्य शक्ति पर निर्भर करता है कि वो हमें क्या देंगे, क्या उपलब्ध कराएंगे। ठीक इसी तरह अगर हम फिर से एक एग्जाम्पल से समझें कि हमें मोबाइल चाहिए, तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम मोबाइल लेंगे। लेकिन मोबाइल किस ब्रांड का, किस कंपनी का होगा, यह राज्य निर्धारित करेगा, यानी कि सरकार निर्धारित करेगी, हमारा परिवार निर्धारित करेगा। वो भी कैसे? सामर्थ्य शक्ति के अनुसार, कि उनके पास जितना धन उपलब्ध होगा उसी अनुसार से वो हमें अपनी सुविधाएं प्रदान करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। मौलिक अधिकार जो है यह वाद योग्य है। वाद योग्य है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है, मौलिक अधिकार हमें प्राप्त नहीं होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व यदि प्राप्त नहीं होता है, तो यह वाद योग्य नहीं है, इसे हम अवाद योग्य कहते हैं। यानी कि अगर सरकार हमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाती हैं, राज्य हमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती हैं, तो हम कोर्ट में इनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। वो उनका कर्तव्य है कि वो हमें अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे अपने सुविधा के अनुसार। एक एक बातों पर ध्यान दीजिएगा। इसी बात के लिए ही केटी शाह ने, आप इनका नाम एकदम से याद रखिए, कई बार पेपरों में पूछा गया है। केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। आपके पास 5 लाख का चेक है और बैंक कहता है कि 10-20 हजार लेके काम चलाइए और फिर पैसा बाद में लीजिएगा। तो यह एक ऐसा सुविधा अनुसार चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा है? केटी शाह ने कहा। यह प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। केटी शाह ने कहा है। एक और नाम याद रखिए, डॉक्टर अंबेडकर को याद रखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। तो 2 लोगों का नाम आप याद रखिए। एक केटी शाह जो कहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व एक चेक
है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। और दूसरा, महात्मा गांधी ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आई। फिर हम आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और यह स्रोत यानी कि कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश आयरलैंड के संविधान से किया गया है। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में केवल 2 ही देश यानी कि एक आयरलैंड और एक भारत, इन्हीं 2 देशों में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है और फिर किसी भी देश में नीति निर्देशक तत्व शामिल नहीं है। केवल मात्र 2 देश आयरलैंड और भारत में ही शामिल है। एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, विकल्प में यदि आयरलैंड नहीं होगा, ऐसे प्रश्न आपको घुमाया जाएगा, पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, स्रोत क्या है। तो अगर आयरलैंड नहीं होगा तो फिर वहां पे उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, क्योंकि जब भारत शासन अधिनियम में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया था तभी यह चीजें कहां से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। ध्यान में रखिएगा, अगर नीति निर्देशक तत्व के स्रोत के बारे में पूछा जाता है, विकल्प में आयरलैंड नहीं रहता है, तो विकल्प में क्या होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई। हम आगे देखते हैं नीति निर्देशक तत्व को। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है 38 से, 38 से। ठीक है, 36 से शुरू होता है। तो आप पिछला वीडियो देखिए, अनुच्छेद 36 क्या है? अनुच्छेद 36 कहता है राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई है। पिछले वीडियो में मैंने अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अंग और राज्य के परिभाषा को वर्णित किया है, आपको पूरी अच्छी तरह से समझाया है। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि राज्य क्या है। यहाँ पे बस यही लिखा गया है कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द का परिभाषा बताया गया है वही भाग 4 के लिए भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 राज्य शब्द की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 क्या है? 37 भी मैंने यहाँ नहीं लिखा है। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि यह वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है वह वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी नीतियों को बनाते समय, अपने नियमों को बनाते समय इनको शामिल करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 37 में कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य अपनी नीतियों का निर्माण करते समय इन्हें शामिल करेगा। ठीक, तो 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, इनको आप ऐसे ही याद रखिए। आइए शुरू करते हैं अनुच्छेद 38 से, देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 38 में है आर्थिक शोषण, अन्यायों और भारी असमानता को दूर करने का राज्य प्रयास करेगा। यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये कहाँ पे है। ठीक, ये आप प्रस्तावना में पढ़े हैं। ये कई बार पूछा भी जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। यह बात कहाँ है? अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की बात की गई है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना के अतिरिक्त यह चीजें कहाँ उल्लिखित हैं? ऐसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 38 में लिखा है। आर्थिक शोषण नहीं होगा, सरकार की यह जिम्मेदारी है। अन्याय नहीं होगा और जो लोगों के बीच असमानताएं हैं उस असमानताओं को भी दूर करने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, आर्थिक शोषण, किसी का आर्थिक शोषण नहीं किया जाएगा।
अन्याय, भारी असमानताएं जो है उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा। सीधे कह सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सबके लिए उपलब्ध कराएगा नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38। समझ में आया होगा आपको। अगला देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में बहुत सारी चीजों की व्याख्या की गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। सीधे तौर पे कहा जाए कि पूरे भारतीय संविधान का सबसे विशिष्ट अनुच्छेद कौन सा है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे विशिष्ट अनुच्छेद 13 है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में यदि हम बात करें और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 39 है। ये ध्यान में रखिए। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुकरणीय तत्व के बारे में व्याख्या किया गया है। राज्य किन किन तत्वों का अनुकरण करेगा, किन किन चीजों को शामिल करेगा, इसकी व्याख्या है 39 में, यानी कि 39 में। यहां पे हम देखते हैं एक एक अनुच्छेद को। अनुच्छेद 39 को बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का राज्य प्रयास करेगा। स्त्री हो या पुरुष हो, सबको जीविका यानी कि कुछ कार्य करने का, अपना जीवन चलाने का अवसर प्रदान करेगा, साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। नहीं कराता है तो आप इसके खिलाफ नहीं जाएंगे, मैंने कहा वाद योग्य नहीं है, ठीक है, बस प्रयास करेगा। इसी में एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखते हैं हम कि अनुच्छेद 39 क में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, निःशुल्क विधिक सहायता शब्द को जोड़ा गया। यानी कि अब भारत में जो न्याय व्यवस्था है काफी महंगा है, सब लोगों की वहां तक पहुंच नहीं होती है, इसलिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता, यानी सबके लिए न्याय सुलभ हो सके, आसान हो सके, इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। तो इसको याद रखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता। प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि क्या एक अनुच्छेद बना देने से सबको न्याय प्राप्त हो जाएगा? ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब तबके के लोग हैं, क्या ऐसे लोगों को न्याय उपलब्ध होगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक नहीं है कि वो इस अनुच्छेद का सहारा ले सकें। बाद में सरकार ने इसी अनुच्छेद को थोड़ा और ठीक करने के लिए 1987 में नलसा 1987 में नलसा एक कानून लाया, NALSA, ठीक है। आप इसको कमेंट करके इसका पूरा नाम बताइए, क्योंकि यह पूछा जाएगा बिल्कुल पेपर में कि ये क्या है, नलसा। बाद में इसी नलसा की स्थापना 1995 में की गई। यहाँ पे कानून लाया गया और बाद में इसकी एक स्थापना कर दी गई 1995 में। पेपर में पूछा जाता है बार बार चीजों की स्थापना के बारे में। 1995 में राष्ट्रीय स्तर पर सलसा, स्टेट स्तर पर और डलसा डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, कि यहाँ पे लोग जाकर के निःशुल्क न्याय की गुहार कर सकते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे इन सारे का नाम क्या होता है। मैं ये भी बता दूं कि इसका जो प्रमुख होता है, संरक्षक होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, और जो नलसा का अध्यक्ष होता है वह सुप्रीम कोर्ट का सेकंड न्यायाधीश, दूसरा न्यायाधीश होता है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि नलसा, सलसा, डलसा, इन तीन चीज की स्थापना 1995 में की गई थी। 1987 में एक कानून लाया गया था उसी कानून को पारित करने के लिए, और ये सारी चीजें हैं किसमें, अनुच्छेद 39A में या 39 क में, ठीक। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था, एकदम से याद रखिए। अनुच्छेद 39 ख, अनुच्छेद 39 ख
यहाँ पे कहा गया भौतिक साधनों से सार्वजनिक हित। सीधे हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि भौतिक साधनों पर इस प्रकार से स्वामित्व होगा सरकार का, राज्य का, कि जिससे सभी लोगों का हित हो सके, सबके लिए हो। ऐसा ना हो कि भौतिक साधनों का केंद्रीकरण हो, एक सबका भौतिक साधनों का उपयोग कर रहा हो और बाकी लोग उससे वंचित रह जाएं। तो 39 ख में कहा गया भौतिक साधनों से सार्वजनिक हित का प्रयास करेगा कौन? राज्य करेगा। 39 घ में कहा गया स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, यह पेपर में कई बार पूछा गया। स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध होगा। 39 घ आप देखते होंगे, आप अपने आसपास देखते होंगे कि स्त्री और पुरुष जब समान जगह पे समान कार्य कर रहे होते हैं तो वहां खास करके महिलाओं का वेतन या उनकी दैनिक जो देते हैं हम उन्हें धन, वो पुरुष की अपेक्षा कम देते हैं, जबकि वह ऐसा नहीं है कि पुरुष से कम काम करती हैं। ठीक, तो यहाँ पे अनुच्छेद 39 घ बिल्कुल कहता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको एक काम के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध है। ठीक, ये 39 घ में है, लेकिन यह वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 39 अंग को देखते हैं। श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग होने से सरकार रोक लगाएगी। ठीक है, श्रमिकों के स्वास्थ्य की देखभाल और उनकी शक्ति, इन दोनों चीजों की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, राज्य की है। बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने पाए, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और यह है अनुच्छेद 39 अंग। ये सारे अनुच्छेद आपको याद करने हैं। 39 में राज्य द्वारा अनुकरण ये तत्व है। स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन है, स्त्री पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध होंगे, इसी में निःशुल्क सहायता है। 39 क में निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 1987 में एक नलसा लाया गया कानून, उसी नलसा के तहत 1995 में नलसा की स्थापना की गई। राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट स्तर पर सलसा की स्थापना की गई और डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर डलसा की स्थापना की गई। ठीक, भौतिक साधनों का केंद्रीकरण न हो, सार्वजनिक हित निहित हो। 39 घ में स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध हो। 39 अंग में श्रमिकों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 40 लगभग सभी लोगों को याद भी रहता है और यह पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसलिए और याद रहता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायत के गठन की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। बाद में हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ग्राम पंचायत के गठन की जिम्मेदारी किसको दी गई है? राज्य को दी गई अनुच्छेद 40 से। और यहाँ पे एक चीज हम ध्यान दे सकते हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, यह गांधी की विचारधारा से प्रेरित है। ठीक, इस पे हम डिस्कस करेंगे आगे, बस इतना याद रखिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, यह गांधी की विचारधाराओं से, महात्मा गांधी की विचारधाराओं से प्रेरित है। अनुच्छेद 41 देखते हैं। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 41, 42, 43 एकदम ध्यान से। सरकार या राज्य अपने लोगों को काम उपलब्ध कराएगी, शिक्षा उपलब्ध कराएगी और लोक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। लोक सहायता का सीधा सा मतलब हो गया सरकार या राज्य के द्वारा दिया गया धनराशि या किसी अन्य प्रकार की सुविधा जो उसके पात्र हो, उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। लोक सहायता कब कब? बेगारी, जिसे हम बेरोजगारी कहते हैं, जो भारत में चरम स्थिति पर चल रहा है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांगजनों को, जो डिसेबल हैं,
उन्हें हैंडीकैप जो है दिव्यांगजनों को लोक सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधे सीधे दिव्यांगों को लेकर के पूछा जा सकता है कि दिव्यांगों को सहायता पाने का अधिकार है अनुच्छेद 41 में, या जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है बुढ़ापा या काम के अभाव की दशा में जो हमें सहायता उपलब्ध कराई जाती है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41 में है। ठीक है, दूसरे देखते हैं अनुच्छेद 42, अनुकूल दशाओं में कार्य, काम उपलब्ध कराया जाएगा 41 में। 42 में अनुकूल दशाओं में कार्य, यानी कि हमें कार्य वहां उपलब्ध कराया जाएगा जहां हम आसानी से काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि काम ऐसे जगह उपलब्ध कराए जाए जहां हमारे जीवन पे संकट हो या हमें काम करने की वहां पे आदर्श दशाएं उपलब्ध न हो। तो सरकार, राज्य सरकार जो है वो अपने लोगों को, कर्मचारियों को उनकी सुविधा के अनुसार हर मौसम में हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध कराने का प्रयास करती है। तो काम अनुकूल दशाओं में कार्य, स्त्रियों को प्रसूति सहायता भी प्रदान किया जाएगा। ठीक, ये याद रखिए अनुच्छेद 42 में है काम और काम की दशा, काम 41 में काम की दशा, अनुकूल काम की दशा अनुच्छेद 42 में। स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराया जाएगा, यह भी किस में है? अनुच्छेद 42 में है। यह काम की आदर्श दशाओं में ही शामिल है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 43, इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से याद रखिए। जीवन निर्वाह, काम मिल गया, काम अच्छा होना चाहिए, आदर्श दशाओं पर होना चाहिए 42। 43 में कम से कम इतना वेतन तो मिलना ही चाहिए जिससे हमारा जीवन चल सके, निर्वाहनीय जीवन चल सके। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 43 में है कि हमें जीवन चलाने का वेतन मिले, यह अनुच्छेद 43 में कहा गया है। ऐसा नहीं है कि काम मिल जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं काम मिल गया है लेकिन इतना कम मिलता है कि उसमें कुछ हो नहीं पाता है। ठीक, तो जीवन निर्वाह के लिए इसी में मनरेगा, मैंने यहाँ सीधे लिख दिया, जीवन निर्वाह में छुट्टी भी शामिल है, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता भी शामिल है कि आप वहां पे उसके काम में भाग ले सकते हैं, अवकाश का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 43 में है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है मनरेगा, याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना मनरेगा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43 है। केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना मनरेगा का आधार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43 है, एकदम रटे रहिए। उसके अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग की स्थापना की जाएगी, ग्रामीण स्तर पर कुटीर उद्योग का बढ़ावा दिया जाएगा। यह भी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 में है। तो काम की आदर्श दशा, निर्वाहनीय जीवन जिसमें मनरेगा को शामिल किया गया और छोटे छोटे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात की गई है जिससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसी में देखिए 43 क शामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय यह अनुच्छेद काफी चर्चा में है। अनुच्छेद 43 को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना इसमें सुनिश्चित किया गया है। राज्य ऐसा सुनिश्चित करेगा कि जो उद्योग धंधे हैं उनके प्रबंधन तंत्र में, प्रबंधन के कार्य में जो वहां के कर्मचारी हैं वह शामिल हो सकते हैं, उन्हें शामिल किया जाए। राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि कर्मकारों को भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो, किसमें? प्रबंधन में जो उद्योग धंधे लगे हैं। तो ये अनुच्छेद 43 क है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 40 में ग्राम पंचायत है, 41 में काम पाने का अधिकार है, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। काम नहीं मिला तो लोक सहायता मिलेगा। 42 में काम मिला है तो कैसा है? अनुकूल दशा में है कि नहीं है? महिलाओं को छुट्टी प्रसूति सहायता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 42 में मिलेगी। काम मिल गया है तो ठीक है। 43 में काम मिला है तो कितना मिलेगा? धन, पैसा, कैसे काम चलेगा? यह 43 में है। इसी के तहत मनरेगा शुरू किया गया, कुटीर उद्योग की व्यवस्था की गई ग्रामों में और उद्योगों में
प्रबंधन कार्य में श्रमिकों के भाग लेने की अनुमति दी गई। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें यहाँ पे और हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है सीधे सीधे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप आसानी से इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक, क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है कि उद्देश्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। प्रमुख उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। फिर यहाँ पे और एक चीज देखते हैं हम, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्यों शामिल किया गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण इसमें निहित है। वेलफेयर स्टेट की स्थापना के लिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है वेलफेयर स्टेट किसमें शामिल है? नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। ठीक, यहीं पे एक और चीजें हैं, सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सभी लोगों को याद रहता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना लोग पढ़ते नहीं है। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने के बारे में। तो अगर कल्याणकारी राज्य विकल्प में नहीं दिखाई देता है तो सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना नीति निर्देशक तत्व का प्रमुख लक्ष्य होगा। ठीक, अगला हिस्सा इसका हम लोग जो 44 से शुरू होता है अगले वीडियो में देखेंगे। इतना कुछ आप पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।